हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत सेकंड पेपर के अंतर्गत एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है रूट अपेक्स मेरिस्टेम या रैम। निश्चित रूप से हमें ये पता है कि प्लांट की जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है उस समय प्लांट के प्रत्येक भाग में सेल डिवीजन करने की क्षमता पाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे प्लांट वृद्धि या ग्रोथ करता है वो डिवीजन करने की जो क्षमता होती है कुछ विशेष क्षेत्रों में होती है। तो प्लांट के अंतर्गत इस प्रकार के क्षेत्र जो कि लगातार डिवीजन करते हैं उन क्षेत्रों को ही हम कहते हैं मेरिस्टेम, जहां पर लगातार विभाजन करने की क्षमता पाई जाती है। प्लांट के अंतर्गत दो प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं। एक ऐसा क्षेत्र जो कि रूट या जड़ के अपेक्स या शीर्ष पर पाया जाता है, और इसी प्रकार शूट के अंतर्गत भी एक क्षेत्र पाया जाता है जिसको हम कहते हैं शूट अपेक्स मेरिस्टेम। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके बारे में बात करेंगे। आज जो हम बात कर रहे हैं वो है रूट अपेक्स मेरिस्टेम। निश्चित रूप से इस प्रकार का क्षेत्र जहां पर लगातार विभाजन होगा और उस विभाजन के द्वारा हम प्लांट के समस्त भागों का अध्ययन करेंगे कि किस भाग के द्वारा कौन सा भाग बनता है। निश्चित रूप से इस चीज को समझने के लिए कुछ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके बारे में कुछ संगठन या ऑर्गेनाइजेशन दिए, जहां पर अपन चार कॉन्सेप्ट या चार थ्योरी दी गई। जो सबसे पहली थ्योरी है जिसका नाम है एपिकल सेल थ्योरी। निश्चित रूप से इस प्रकार की जो थ्योरी है जो कि नगेली साइंटिस्ट ने 1858 में प्रस्तावित करी थी, और इनका ऐसा मानना था कि जो वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स प्लांट हैं उनमें पाया जाने वाला आरएएम मतलब रूट अपेक्स मेरिस्टेम, यहां पर एक विशेष क्षेत्र पाया जाता है। ऐसा क्षेत्र जो कि विभाजन करेगा और विभाजन करने के द्वारा प्लांट के अंतर्गत अनेक भागों का निर्माण करेगा। ये जो क्षेत्र है, ये जो भाग है, उसको हम कह रहे हैं सिंगल टेट्राहीड्रल एपिकल सेल्स। निश्चित रूप से ऐसा क्षेत्र जो कि चार तल में विभाजन करता है। यदि आप डायग्राम में देखें तो हमको ये क्षेत्र जो है वो सबसे अपेक्स की ओर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले जो डिवीजन होता है वो तीन तल में होगा, कि यहां पर जो तीन लेयर हैं या जो तीन स्तर हैं वो डिवीजन करेंगे और डिवीजन करके अनेक विभिन्न टिश्युओं का निर्माण करेंगे। इसी प्रकार जो नीचे की ओर या लोअर की ओर एक चौथा लेयर या चौथा जो स्तर होता है वो डिवीजन करेगा और रूट कैप का निर्माण करेगा। रूट कैप बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी प्लांट के अंतर्गत, क्योंकि रूट ही के द्वारा प्लांट को भोजन और जो पानी है वो अवशोषित करता है। और रूट जो है वो अपने आप में सॉफ्ट या बहुत कमजोर भाग है, और उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए यहां पर एक कैप के समान संरचना पाई जाती है जो कि उसके प्रोटेक्शन या सुरक्षा देने का काम करती है। और इस भाग का जो निर्माण है वो इसी थ्योरी के द्वारा अपन ने देखा कि एपिकल सेल थ्योरी के द्वारा जो चौथा लेयर है वो रूट कैप का निर्माण करता है। और इस प्रकार से ये थ्योरी हमको बताती है कि एपिकल सेल थ्योरी जो कि भाई चार तलों में डिवीजन करती है और उस डिवीजन के द्वारा अनेक प्रकार के टिश्युओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट थ्योरी जो है सेकंड थ्योरी, जिसको हम कह रहे हैं हिस्ट्रोजन थ्योरी। हिस्ट्रोजन थ्योरी हेनस्टीन साइंटिस्ट ने 1868 में प्रस्तावित करी। क्या थ्योरी थी? तो जो शूट अपेक्स मेरिस्टेम था उसी के समान या उसी के समान सिमिलर स्ट्रक्चर रूट अपेक्स मेरिस्टेम या रैम में हमको दिखाई देता है। हेनस्टीन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि जो रूट अपेक्स मेरिस्टेम होता है उसमें तीन लेयर पाई जाती हैं। ये जो तीन लेयर उन्होंने यहां पर उनके नाम दे दिए। पहली लेयर जिसको हम कह रहे हैं डरमेटोजिन, दूसरी लेयर जिसको हम कह रहे हैं पेरीब्लेम, और तीसरी लेयर जिसको हम कह रहे हैं प्लीरोम। जो सबसे बाहर की वो लेयर है जिसका नाम है डरमेटोजन, ये डिवीजन करेगी और डिवीजन करने के द्वारा एपिडर्मिस का निर्माण कर देगी। इसी प्रकार जो दूसरी लेयर है जिसका नाम है पेरीब्लेम, ये डिवीजन करेगी और डिवीजन करके कॉर्टेक्स का निर्माण कर देगी। और उसी प्रकार जो थर्ड लेयर है जिसको हम कह रहे हैं प्लीरोम, ये वेस्कुलर सिलेंडर का निर्माण करती है। किसके अकॉर्डिंग? हेनस्टीन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग। यहां पर अनेक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट बताई उनके अनुसार कुछ कुछ हमको डिफरेंटेशन देखने को मिलेगा। जो सेकंड जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेवरलैंड, उन्होंने 1940 में थ्योरी तो बिल्कुल सेम थी लेकिन इनके नाम बदल दिए। जैसे यहां पर हम इसको बोल रहे थे डरमेटोजेन, उन्होंने उसको नाम दे दिया प्रोटोडर्म। दूसरा भाग था जिसको हम कह रहे थे पेरीब्लेम, इन साइंटिस्ट के अनुसार उसका नाम इन्होंने रख दिया ग्राउंड मेरिस्टेम। और जो तीसरा नाम था प्लीरोम, उसको उन्होंने नाम रख दिया प्रोकेम्बियम। बाकी कॉन्सेप्ट
सेम था। जो आपका प्रोटोडर्म है वो एपिडर्मिस का निर्माण करेगा, जो ग्राउंड मेरिस्टेम है वो कॉर्टेक्स का निर्माण करेगा, और जो प्रोकैम्बियम है ये वेस्कुलर सिलेंडर का निर्माण करेगा। किसके अकॉर्डिंग? हेबरलैंड के अनुसार। इसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था भाई श्यूप। उन्होंने 1966 में यहां पर हमने देखा कि 3 लेयर थी, हेबरलैंड के अनुसार, हेनस्टीन के अनुसार। लेकिन जो स्यूप साइंटिस्ट थे उन्होंने जो आपकी हिस्टोजन थ्योरी है उसको 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, टाइप्स ए, टाइप्स बी, टाइप्स सी और टाइप्स डी। जो टाइप्स ए है उन्होंने बताया कि यहां पर एक सिंगल सेल पाई जाती है, एक कोशिका है, और यही जो कोशिका है वो डिवीजन करेगी और डिवीजन करके रूट कैप का निर्माण कर देगी। उसी प्रकार जो टाइप बी है उन्होंने बताया कि यहां पर एक इनिशियल सेल्स पाई जाती, इनिशियल सेल्स मतलब प्रारंभिक सेल्स। इस प्रकार की सेल जो कि डिवीजन करेगी और डिवीजन करने के द्वारा 2 तल बनाएगी। जो फर्स्ट तल है जो कि वेस्कुलर सिलिंड्रिकल, वह संवहन ऊतक का निर्माण कर देगा, और जो सेकंड भाग है वो कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस और रूट कैप का निर्माण करेगा। इसी प्रकार जो टाइप सी है यहां पे बताया कि यहां पे पूर्ण इंडिविजुअल इनिशियल सेल्स पाई जाती है, और ये लगातार डिवीजन करेगी और डिवीजन करके एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और वेस्कुलर बंडल का निर्माण करेगी। इसी प्रकार जो चौथी लेयर है जिसको नाम दिया इन्होंने टाइप्स डी, इनके अनुसार जो इनिशियल सेल्स है ये 3 ग्रुप्स में डिवीजन करती है, और पहले ग्रुप में वेस्कुलर सिलिंड्रिकल, दूसरे ग्रुप में कॉर्टेक्स और तीसरे ग्रुप में एपिडर्मिस, और निश्चित रूप से नीचे की ओर जो सबसे पहले हम रूट कैप का निर्माण देखते हैं वो देखते हैं। तो मुख्य रूप से यहां पर जो हेनस्टीन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो इन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे हेनस्टीन, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट हमको यहां पर दिखाई दे रहा है डायग्राम, कि यहां पर 3 प्रकार की हमको लेयर दिखाई दे रही हैं। ये जो लेयर जिसको हम डर्मेटोजेन, पेरिब्लेम और प्लीरोम्स कहते हैं, डर्मेटोजेन कहां है भाई? बाहर की ओर, और बाहर की ओर जब डिवीजन करेगी तो बाहर की ओर जो सबसे पहला जो भाग बनता हुआ हमको दिखाई देता है वो एपिडर्मिस होता है। उसके बाद जो सेकंड भाग है जिसको हम कह रहे हैं पेरिब्लेम, तो एपिडर्मिस के ठीक नीचे अंदर की ओर या मिडिल भाग में हमको काफी मोटा या चौड़ाई में हमको कॉर्टेक्स दिखाई देता है, और सबसे अंदर की ओर जिसको हम कह रहे हैं प्लीरोम, ये डिवीजन करके वेस्कुलर सिलिंड्रिकल का निर्माण करेगा, जिसके द्वारा अनेक भागों का निर्माण होगा। थर्ड थ्योरी है कार्पल कार्पे थ्योरी। स्मिथ साइंटिस्ट ने 1924 में रूट अपेक्स मेरिस्टेम के द्वारा जो थर्ड थ्योरी दी वो कार्पल कार्पे थ्योरी है। इस प्रकार की सेल्स जो कि डिवीजन करती हैं, और डिवीजन जो होता है वो विशेष तलों में होता है। इस प्रकार का डिवीजन आप डायग्राम में देख रहे हैं। जब डिवीजन करेगी और डिवीजन करके 2 तल बनाएगी, और ये जो डिवीजन होता है देखने में अंग्रेजी के टी अक्षर के रूप में हमको दिखाई देता है। कैसे? तो बाहर की ओर जो हमको सेल्स दिखाई दे रही हैं जो लगातार डिवीजन करेंगे, हम देख रहे हैं यहां पर सीधा टी हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो सीधे आकार वाली कोशिका या डिवीजन करती हैं उनको हम कहते हैं कार्पे, और नीचे की ओर जो हमको सेल्स दिखाई दे रही हैं जो कि उल्टे टी के रूप में हमको डिवीजन करती हुई सेल्स दिखाई दे रही हैं, उसको हम कह रहे हैं कार्पल। तो इस आधार पे ही इस थ्योरी का नाम पड़ गया कार्पल कार्पे थ्योरी। निश्चित रूप से फैमिली जो पोएसी है उस प्रकार के मेंबर्स में इस प्रकार के डिवीजन करने वाली सेल्स पाई जाती हैं जो कि अंग्रेजी के टी अक्षर के रूप में सीधे टी और उल्टे टी के रूप में डिवीजन करती हैं। तो जहां पर जो सीधा टी वाला डिवीजन है उसको हम कहते हैं कार्पे, और जहां पर डिवीजन सेल्स का उल्टे टी के रूप में होगा उसको हम कहते हैं कार्पल। और इस आधार पर ये जो थ्योरी है कार्पल कार्पे थ्योरी वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो आपकी लास्ट थ्योरी है क्विसेंट सेंटर थ्योरी, शांत क्षेत्र। निश्चित रूप से इस प्रकार की सेल्स जो कि इनएक्टिव स्टेज में, निष्क्रिय अवस्था में पड़ी होती हैं। निश्चित रूप से क्लाउस साइंटिस्ट ने 1957 में यह थ्योरी दी, और इनके अकॉर्डिंग बताया कि यहां पर जब डिवीजन होता है तो डिवीजन करने के द्वारा कुछ विशेष क्षेत्र यहां पर हमको दिखाई देते हैं। ऐसे क्षेत्र जो कि इनएक्टिव हैं या शांत अवस्था में हमेशा रहते हैं। इस प्रकार की कोशिका देखने में हमको डोम शेप्ड या अर्धचंद्राकार रूप में हमको दिखाई देती
होती हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार की यदि हम सेल्स की बात करें, जिसको हम निष्क्रिय कोशिका कह रहे हैं या इनएक्टिव सेल्स होता कह रहे हैं, यहां पर आरएनए, डीएनए एवं प्रोटीन निश्चित रूप से कम मात्रा में पाए जाते हैं इन कोशिका में। दूसरा, इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है या जो एंडोप्लाज्मिक है, यह भी कम मात्रा में हमको दिखाई देता है। और इस प्रकार की जो कोशिका है जिसके अंदर केंद्रक में जो केंद्रिका होती है, यह भी हमको छोटी आकृति के रूप में दिखाई देते हैं। इसके अलावा ये डिवीजन करेंगी और डिवीजन करने के द्वारा, क्योंकि शांत क्षेत्र है, तो पहली कंडीशन यह है कि इनएक्टिव स्टेज में, निष्क्रिय अवस्था में, तो ये डिवीजन तो नहीं करती, लेकिन जब इसके किनार की जो सेल्स हैं ये नष्ट हो जाती हैं या डैमेज हो जाती हैं, तब ये जो सेल्स है डिवीजन करेगी और डिवीजन करने के द्वारा रूट अपेक्स मेरिस्टेम के अंतर्गत अनेक स्तरों का निर्माण कर देगी।